in today's video I am going to talk about enzyme inhibition, and this topic is going to be very interesting and important for you. So stay tuned with us. My name is Shama Shukla and I welcome you all in Catalyst Center of Excellence YouTube channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स आर देयर और ये किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. एंजाइम इनहिबिशन को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए कि एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करते हैं और एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं और किस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ही आपको एंजाइम इनहिबिशन की कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगी. तो थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं. तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी होती हैं लिविंग सिस्टम में, उनमें कहीं ना कहीं जो एंजाइम्स हैं आपके वो बायोकैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, आप कह सकते हैं, या फिर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, उसको फास्ट करने का काम करते हैं. और बेसिकली आपके जितने एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम. कुछ आपके जो आर्नीज कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ओके, कुछ और पॉइंट्स जो आपको एंजाइम्स के बारे में ध्यान रखना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि एंजाइम्स जो होते हैं ये कभी भी सेल्फ यूज्ड अप नहीं होते हैं रिएक्शन में. इनका काम सिंपली क्या है, सबस्ट्रेट को बाइंड करना और सबस्ट्रेट को कुछ इस तरीके से चेंज करना, सबस्ट्रेट में कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करना कि जो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट है इनटू प्रोडक्ट वो आपका फास्ट हो, क्विकली हो. ठीक है, एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि सब एंजाइम्स जो होते हैं दे हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी. जितने भी एंजाइम्स होते हैं आप सभी को पता है कि ईच एंड एवरी एंजाइम हैज एन एक्टिव साइट जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, और जो भी एंजाइम है वो अपने रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा. इट मीन्स दे शो ए हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट. मतलब जो भी रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट होगा एंजाइम का उसी से बाइंड करेगा आपका एंजाइम. हर कोई सबस्ट्रेट आपके एंजाइम पे बाइंड नहीं करेगा. एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे एंजाइम से रिलेटेड कि एंजाइम्स जो होते हैं ये, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है तो एंजाइम प्रेजेंट होगा या एंजाइम एब्सेंट होगा, जो प्रोडक्ट की सिंथेसिस है उसका अमाउंट सेम रहने वाला है. प्रोडक्ट की सिंथेसिस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो आपका जो कन्वर्जन है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट की सिंथेसिस है वो स्पीड अप हो जाएगी, वो फास्ट हो जाएगी. मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहा है. प्रोडक्ट में ये कोई चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है आई थिंक एंजाइम्स के बारे में, लाइक एंजाइम्स आपके मैंने जैसे बोला ना कि रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करते हैं. ये थर्मोडायनेमिक्स को, किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स से मतलब कि डेल्टा जी को या फिर के प्राइमी के इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट नहीं करते हैं. सपोज अगर आपके बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो जो रिएक्शन की इक्विलिब्रिया है वो आपका रिएक्शन जल्दी अटेन करेगा जब भी एंजाइम प्रेजेंट होगा, बट उस पॉइंट को आपका एंजाइम चेंज नहीं करने जा रहा है. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. और जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्रोटीन्स होते हैं तो इनका बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिन पे भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है. उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, और जिसमें हम एक खास टाइप के जो है मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर को, कि किस तरीके से ये आपके एंजाइम एक्टिविटी को किस तरीके से चेंज कर रहा है. उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. जैसे मैंने बोला ना कि एंजाइम्स कैन एक्सिलरेट द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट by lowering the activation energy. Enzymes speed up the rate of reaction by lowering the activation energy. So obvious सी बात है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है. यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन आपको दिख रहा है जिसमें एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है. एंजाइम से आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया. और एंजाइम सबस्ट्रेट देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और फाइनली आपका जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ये सिंपल सी प्रोसेस है. अब यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे सिंपली दिखाई, ये आपकी कोई भी रिएक्शन बायोकेमिकल, कोई भी रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस का कोई एक आप स्टेप ले लो, है ना, या फिर आप सिट्रिक एसिड साइकिल का कोई स्टेप ले लो, बीटा ऑक्सीडेशन ले लो, है ना, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कोई स्टेप ले लो. मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है. कोई भी सबस्ट्रेट आपका हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है ना, कोई भी लिपिड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है. उसके साथ जो भी उसका अटैच एंजाइम होगा वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा. तो मेरा कहने का मतलब है कि सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है एंड सम टाइम सबस्ट्रेट कई सारे हो सकते हैं. मतलब मोर देन वन सबस्ट्रेट कैन
form a single product and sometimes single substrate can form डिफरेंट टाइप ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि किस बायोकेमिकल रिएक्शन की आप बात करें, बट सिंपली होना क्या है कि जो एंजाइम के एक्टिव साइट है वहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट है वो आके बाइंड करेगा, और ये भी स्पेसिफिक होगा। मैंने पहले ही बोला कि हर एंजाइम से हर सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करेगा। जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है टुवर्ड्स इस सबस्ट्रेट वो बहुत ही स्पेसिफिक है, और रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट होगा वही आके यहाँ पे बाइंड करेगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ता है और किस तरीके से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई स्पीड अप किस तरीके से कर रहा है रिएक्शन को, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, कम करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एक ग्राफ हमने आपको दिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको एक्टिवेशन एनर्जी की समझा रहा है। देखिए यहाँ पे एक सबस्ट्रेट मैंने दिखाया है, ये कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, और ये उस रेस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या दिखा कि कोई भी सबस्ट्रेट आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, है ना, इस ट्रांजिशन बैरियर को क्रॉस करते हुए फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मतलब दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाई एनी सबस्ट्रेट, एनी रिएक्टेंट, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में आप बात करें, है ना, जिसके थ्रू आपका जो ट्रांजिशन बैरियर है उसको आपका सबस्ट्रेट क्रॉस करे और फाइनली आपका एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। सो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें दो रिएक्शन आपको दिख रही हैं, एक अनकैटलाइज रिएक्शन है और एक कैटलाइज रिएक्शन है। तो अगर आप अनकैटलाइज रिएक्शन की बात करें मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि एंजाइम की एब्सेंस में हो रही है या फिर कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रही है, वहाँ पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है सबस्ट्रेट को इस ट्रांजिशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए जिससे फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, वो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। तो हमने क्या बोला कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जहाँ पे आपका एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी रिएक्शन जहाँ पे आप लोग हम एंजाइम को इन्वॉल्व करें, जहाँ पे आपका कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। इस पीक को जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, इस पीक को और इस पीक को, यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जब भी आपका कोई भी एंजाइम या कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो सबस्ट्रेट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, और यही एक्चुअल काम होता है आपके एंजाइम्स का किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका एंजाइम एज सच आपको मिल जाएगा। रिएक्शन की इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगी, बट चेंज क्या होगा कि जो रिएक्शन सपोज आपकी 1 आवर में होनी थी वो 10 मिनट्स में हो जा रही है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस रिएक्शन में आपका एंजाइम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है या किस तरीके से रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। मतलब सिंपली मेरा कहने का क्या मतलब है कि एंजाइम की जो फंक्शनिंग है, जो एंजाइम का काम करने का तरीका है, वो सिंपली ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और उसको इस पाथवे से लेके जाता है या इस तरीके से सबस्ट्रेट में मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करता है कि जो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट वो फास्ट स्पीड से होता है, या आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन रेट है उसको ये स्पीड अप कर देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी एंड किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स की प्रेजेंस में कम किया जा रहा है वो आपने देखा अभी। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं कि सिंपली रोल ऑफ एंजाइम इज टू एक्सेलरेट द इंटर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंड one more point which is important about enzymes is enzyme is not used up in the process and the equilibrium point is not going to change in any case। किसी भी एंजाइम में, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी अटेन करेगा आपका रिएक्शन, बट कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, है ना। The reaction reaches equilibrium much faster when appropriate enzyme is present because the rate of reaction is increased, but enzymes has no effect on delta G and K prime E की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि enzyme is not going to change any thermodynamic property of any biochemical reaction। It means it is not going to change the K prime EQ, the equilibrium point or the डेल्टा जी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। करना क्या इनको, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट एनी एंजाइम डू इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम, इन एनी बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम किस तरीके से आपके रेट ऑफ रिएक्शन को
इंक्रीज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो आपके एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन्स आपके जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये सभी को पता है कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स आपके होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, यू कैन से, या जो इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, जो सराउंडिंग इनका एनवायरनमेंट होता है, वो कई बार एंजाइम की एक्टिविटी को, इसकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनी हाउ इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से करते हैं। सपोज मैंने देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आपको बताएं, लाइक पीएच की बात करिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करिए, टेम्परेचर की बात करिए, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करिए, एक्टिवेटर की बात करिए और इनहिबिटर की बात करिए। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इनहिबिटर की स्टोरी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दूंगी कि बाकी के फैक्टर्स भी किस तरीके से इफेक्ट करें। लाइक अगर आप पीएच की बात करें तो पीएच आपको पता है कि एंजाइम की हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें, किसी सेल में बात करें तो ऑब्वियसली जो है इनका फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। पीएच की अगर आप बात करें, टेम्परेचर की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल में पॉसिबल है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आप किसी भी एंजाइम के ऑप्टिमम पीएच के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे, या किसी भी एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड आप जाएंगे, तो वो अपनी एक्टिविटी लॉस कर सकता है, या वो डिनेचर हो सकता है, या वो फंक्शनली इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप पीएच की बात करें तो मैंने क्या बोला कि एंजाइम्स आर बीइंग प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, पीएच से। क्यों? क्योंकि पीएच अगर आप फ्लक्चुएट करते हैं तो अमाइनो एसिड की जो आयनाइजेशन स्टेट है वो वेरी करती है, और अमाइनो एसिड की अगर आयनाइजेशन स्टेट फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो भी इन्फ्लुएंस होती है, और इस तरीके से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। तो कहने का मतलब है अगर आप ऑप्टिमम रेंज के बियॉन्ड जाते हैं तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो जैसे मैंने बोला 3D स्ट्रक्चर में आप सभी को पता होगा कि एंजाइम फुल्ली एक्टिव फॉर्म में होता है, फंक्शनली एक्टिव होता है। तो मान लीजिए कोई भी प्रोटीन आपका, कोई भी एंजाइम थर्मो आपका सेंसिटिव है और आपने टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन डिनेचर भी हो सकता है, और अगर प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा तो आपको पता है कि वो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट में कई सारी, या सराउंडिंग में कई सारी कंडीशंस होती हैं, कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को एनी हाउ कंट्रोल करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। और इसी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की स्टोरी। तो एंजाइम इनहिबिशन का हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एंजाइम इनहिबिशन इज ए काइंड ऑफ एंजाइम रेगुलेशन, यू कैन से लाइक इट इज ए मेथड थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्योंकि हर समय हमको नहीं चाहिए होता है कि एंजाइम आपकी प्रोडक्ट की सिंथेसिस फास्ट रेट से करता रहे। सपोज आप किसी भी रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट हमारा एम्पल अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड था वो बन गया। अब हमको चाहिए कि प्रोडक्ट की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाए, प्रोडक्ट की सिंथेसिस नहीं हो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके इनहिबिटर्स का रोल हो जाएगा। मतलब अगर आपके इनहिबिटर्स आ जाएंगे सॉल्यूशन में तो इस एंजाइम पे बाइंड कर जाएंगे, और अगर इस एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा था प्रोडक्ट में उस स्पीड से नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की सिंथेसिस फर्दर नहीं चाहिए होती, तो वहाँ पे भी इनहिबिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम है आपके इन इनहिबिटर्स का। कई सारे इनहिबिटर्स आपके ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, लाइक आपने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन भी जो एक एंटीबायोटिक है ना, ये सभी ने सुना होगा, बहुत मतलब सभी ने आई थिंक सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये सभी आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप के इनहिबिटर्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम पे जाके ब्लॉक करते हैं। देखिए एंजाइम्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं अपने सबस्ट्रेट को लेके भी और अपने इनहिबिटर्स को लेके भी। मतलब हर इनहिबिटर हर एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा। बट बेसिकली हमने क्या समझा कि इनहिबिटर्स अगर हैं सॉल्यूशन में तो दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, है ना, किसी तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को वो चेक करेंगे। वही यहाँ पे उन्होंने बताया कि एंजाइम इनहिबिटर आर मॉलिक्यूलर एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद कैटालिसिस ईदर स्लोइंग और स्टॉपिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंड कई तरीके के आपने अगर पढ़ा हो इससे पहले तो आपको आइडिया होगा कि एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एंजाइम इनहिबिटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर। तो देखिए नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि जो इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के साथ जब भी इंटरैक्ट करते हैं, जब भी आपके सोल्यूशन में, जब भी किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं,
तो एंजाइम से कुछ इस तरीके से एसोसिएट होते हैं, एंजाइम से कुछ इस तरीके से इनकी बाइंडिंग होती है कि इनको डिसोशिएट करना पॉसिबल नहीं है। अगर इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर आपके एंजाइम से अटैच होता है तो उसको रिवर्स करना, उसको रिमूव करना, ये उसको डिसोशिएट करना पॉसिबल नहीं है। एंड जनरली जो आपके इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं ये प्रेफरेंशियली कोवेलेंट लिंकेजेस के थ्रू बाइंड करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ये कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू ही बाइंड करते हैं, समटाइम्स ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू ही बाइंड करते हैं। बट बाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, आप कह सकते हैं इतनी टाइट बाइंडिंग होती है इन इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में कि इनको सेपरेट करना या इनको डिसोशिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीटली लॉस कर देंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे। बट जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं ये आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कि कुछ इस तरीके से एंजाइम से इंटरैक्ट करते हैं, या तो ये एंजाइम एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं या अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। बट जो भी इनकी बाइंडिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन के थ्रू होती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन या वीक इंटरैक्शन के होने की वजह से इनका डिसोशिएशन या इनका सेपरेशन या इनका रिमूवल पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, आप किसी भी तरीके की कॉन्सेंट्रेशन को, जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ा दें या कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप चेंज करेंगे इस तरीके से, तो जो रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर है उनको आप एंजाइम से सेपरेट कर सकते हैं। बट जब भी आप बात करेंगे इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर की, तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इनको एंजाइम से डिसोशिएट करना पॉसिबल नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो इसका मैं अपलोड करूंगी उसमें हम लोग रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर की बात करेंगे और किस तरीके से आप 4 टाइप के इनहिबिटर्स हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इरिवर्सिबल की क्लास की बात करी और इरिवर्सिबल जो एंजाइम्स इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं आपके, ये 3 क्लासेस में डिवाइड करे गए हैं। ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट्स जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप्स पे जाके बाइंड करते हैं, एंड सेकेंड वन इज एफिनिटी लेवल्स जिनको हम रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोलते हैं, एंड थर्ड टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर आर सुसाइड इनहिबिटर और मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर। तो ये आपको क्लास बताई गई है कि कितने टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं इरिवर्सिबल क्लास में। इसमें देखिए कुछ बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स मैं इसके लेना चाहूँगी आपके लिए। आई थिंक आप सभी ने सुना भी होगा, जैसे मैंने शुरू में भी अभी आपको बोला कि नर्व गैस, ठीक है, ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप के रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। नर्व गैस है आपका, इसके साथ ही आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, है ना, एंटीबायोटिक आप सभी ने सुना होगा आई थिंक। इसके अलावा एस्प्रिन जो ड्रग आप जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपके इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर है। ये अपने रेस्पेक्टिव एंजाइम को जाके ब्लॉक करते हैं, रेस्पेक्टिव एंजाइम पे बाइंड करते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं, और जो भी एक्टिविटी वो एंजाइम आपका परफॉर्म करने जा रहा है उसको ये रोक देते हैं। ठीक है, सपोज अगर आप पेनिसिलिन की बात करें, जो सभी ने सुना होगा आई थिंक, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप यूज़ करते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल भी है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। सबसे इनिशियली इसको डिस्कवर किया गया था, फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन का काम क्या होता है, अगर आपको पता हो कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन की जो सिंथेसिस होती है, ये होती है, एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ट्रांसपेप्टाइडेज। एक ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी तभी वो सेफ रहेगा, तभी वो ग्रो करता जाएगा। बट जब भी पेनिसिलिन इंटरैक्ट करता है या पेनिसिलिन आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट देते हैं, तो होता क्या है कि पेनिसिलिन इसको जो आपका ट्रांसपेप्टाइडेज है इसको ब्लॉक कर देता है। पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देता है, और ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक करने, क्योंकि ये इनहिबिटर है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज से जाके बाइंड कर जाएगा या ई कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जिसकी वजह से जो ट्रांसपेप्टाइडेज की जो फंक्शन था पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस जिससे आपका सेल वॉल बन रहा था, वो आपका रुक जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है आपका इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर का। दूसरे एग्जाम्पल की अगर आप बात करें नर्व गैस की, ये भी बहुत पोटेंट इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर है, जो कि आपका डायरेक्टली जाके बाइंड करता है किससे, ये आपका एसिटिल कोलिन एस्टरेज, अगर आपने सुना हो, ठीक है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो जनरली आपके सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है,
उस पे जाके एसिटिलकोलिनेस्टरेज से ब्लॉक करता है और जिसकी वजह से ये एसिटिलकोलिन पे अपना फंक्शन नहीं शो कर पाता है। तो जो काम था आपका नर्व इम्पल्सेस का, जो सिग्नल्स का, जो सिग्नलिंग का काम था, वो आपका रुक जाएगा जब भी आपकी नर्व गैस प्रेजेंट होगी। एंड समटाइम्स ये ह्यूमन की डेथ भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन दो का नाम जानना। और जैसे मैंने बोला ना कि पेनिसिलिन आपने देखा ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए यूजफुल है, बट नर्व गैस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी वेराइटी हैं, बहुत सारी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, बहुत सारी क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे केमिकल रिएजेंट्स हैं जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तरीके से बाइंड करते हैं और कभी भी सोल्यूशन में होते हैं तो ये जो है उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एस्पिरिन की भी अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कॉक्स से जाके बाइंड करता है ये और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को ये कम करता है, या फिर आपके यहाँ जो आपकी प्रोलिफरेशन होता है ना, जो हेडेक, कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जनरली इन्फ्लेमेशन को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कई सारे इनहिबिटर्स हैं जो अपने रेस्पेक्टिव एंजाइम पे जाके ब्लॉक करते हैं और उनके रेस्पेक्टिव पाथवे को ये चेक करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर, जिसमें सबसे चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी बाइंडिंग इस तरीके से होती है कि इनको डिसोशिएट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो आपकी रिवर्सिबल इनहिबिटर की है। रिवर्सिबल इनहिबिटर मैंने ऑलरेडी बताया कि इनको आप डिसोशिएट कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं और इनमें आपको 4 क्लासेस मिलने वाली हैं: कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पैटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर एंड मिक्स्ड इनहिबिटर। इसमें 4 क्लासेस आपको मिलेंगी और चारों इनहिबिटर्स का जो रोल है या जो एंजाइम की काइनेटिक्स को इफेक्ट करने का जो तरीका है वो चारों में अलग है। कुछ मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को, कुछ केएम को इफेक्ट करेंगे, कुछ वीमैक्स को इफेक्ट करेंगे। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो पार्ट 2 में अपलोड करूंगी। इसके अलावा जो और भी, जैसे मैंने पीएच की बात करी थी और मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करी थी, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगी। इसी तरीके से जो एलोस्टेरिक आपके एंजाइम्स होते हैं, जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, उनमें अदर देन एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे आपके मॉडरेटर आके बाइंड करते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि दिस वन इज रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर, दिस वन इज इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है आपके एग्जामिनेशन में जिससे आपको गेट में भी, गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DBT, सभी एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर बताऊंगी, उसके बाद मैं आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है, कितने टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं। अभी भी अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी हम आपके लिए अपलोड करेंगे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो लाइक करिएगा हमारा वीडियो और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में जो भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।